आप देख रहे हैं राष्ट्रीय हिंदी न्यूज। नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्रीय हिंदी न्यूज और आपके साथ हूं मैं अंजना राठौर। आज सबसे पहले बात करेंगे नीरज चोपड़ा की, जिन्होंने एक बार फिर इतिहास रच दिया है। ओलंपिक के गोल्डन बॉय भाला फेंक खिलाड़ी नीरज चोपड़ा ने वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में इतिहास रच दिया है। नीरज ने अमेरिका के यूजीन में हुई चैंपियनशिप के फाइनल में 88.13 मीटर दूर भाला फेंकते हुए सिल्वर मेडल पर निशाना साधा है। वहीं जीत के बाद नीरज चोपड़ा ने कहा कि हवा के चलते थोड़ा परेशानी हुई, लेकिन अपना बेस्ट देने की हर कोशिश करता रहूंगा। मुकाबला कड़ा था, बहुत कुछ सीखने को मिला। आपको बता दें कि पहले नंबर पर एंडरसन पीटर्स रहे, जिन्होंने एक तरफा प्रदर्शन किया। उन्होंने अपने शुरुआती दोनों अटेम्प्ट में 90 मीटर के पार भाला फेंका। वहीं नीरज ने यहां फॉल थ्रो के साथ शुरुआत की और दूसरे प्रयास में 82.39 मीटर का स्कोर किया। वो फाइनल में काफी पीछे चल रहे थे। इसके बाद तीसरे अटेम्प्ट में 86.37 मीटर थ्रो कर वो चौथे पायदान पर आए और फिर चौथे अटेम्प्ट में उन्होंने 88.13 मीटर दूर भाला फेंक कर दूसरा स्थान हासिल कर लिया। नीरज का पांचवा अटेम्प्ट फाउल रहा और आखिरी अटेम्प्ट में उन्होंने जैसे ही पाया कि वो जेवलिन को 90 मीटर पार नहीं फेंक पाए हैं, तो उन्होंने इस अटेम्प्ट को भी फाउल कर दिया। एंडरसन पीटर्स के आगे नीरज कहीं नहीं टिक पाए हैं, हालांकि आगे भी वो अपनी कोशिश करते रहेंगे। पीटर्स ने पहले राउंड में 90.21 मीटर, दूसरे राउंड में 90.46 मीटर और तीसरे राउंड में 87.21 मीटर और चौथे राउंड में 88.12 मीटर जेवलिन थ्रो किया। अपने आखिरी राउंड में तो उन्होंने 90.54 मीटर दूर भाला फेंक कर साबित कर दिया है कि फिलहाल वर्ल्ड में उनका ही जेवलिन थ्रो में नंबर 1 पर वही खिलाड़ी हैं। जेवलिन थ्रो के फाइनल इवेंट में भारत के एक और खिलाड़ी रोहित यादव भी अपनी किस्मत आजमा रहे थे, लेकिन रोहित यादव को 3 अटेम्प्ट के बाद ही फाइनल से बाहर होना पड़ा। शुरुआती 3 अटेम्प्ट के बाद वो 10वें पायदान पर थे, ऐसे में वो एलिमिनेट कर दिए गए। निवर्तमान राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद आज देश के नाम अपना संबोधन देंगे। राष्ट्रपति भवन द्वारा शनिवार को जारी एक बयान में इसकी जानकारी दी गई है। बयान के मुताबिक देश के नाम कोविंद के संबोधन को आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों पर पहले हिंदी और उसके बाद अंग्रेजी में टेलीकास्ट किया जाएगा। बयान में कहा गया है कि संबोधन का हिंदी और अंग्रेजी में प्रसारण किया जाएगा, जिसके लिए इसका दूरदर्शन के सभी चैनलों पर उसका प्रसारण किया जाएगा। सभी रीजनल चैनलों द्वारा इसे क्षेत्रीय भाषाओं में प्रसारित किया जाएगा। बयान के मुताबिक आकाशवाणी अपने क्षेत्रीय नेटवर्क पर संबोधन को क्षेत्रीय भाषाओं में रात 9:30 बजे से प्रसारित करेगा। गौरतलब है कि राष्ट्रपति के रूप में रामनाथ कोविंद का कार्यकाल आज पूरा हो रहा है। उनके बाद इस पद की जिम्मेदारी भारतीय वोटों से जीतने वाली द्रौपदी मुर्मू संभालेंगी। मुर्मू को देश की अगली राष्ट्रपति चुन लिया गया है। गुरुवार को वो सोमवार को संसद के केंद्रीय कक्ष में राष्ट्रपति पद की शपथ लेंगे। वहीं रामनाथ कोविंद को विदाई देने के लिए संसद के सेंट्रल हॉल में सांसदों द्वारा शनिवार को एक विदाई समारोह का आयोजन भी किया गया। इस दौरान अपने संबोधन में कोविंद ने राजनीतिक दलों से देश सर्वप्रथम की भावना के साथ दलगत राजनीति से ऊपर उठकर लोगों के कल्याण के लिए जरूरी मुद्दों पर गंभीरता पूर्वक विचार करने का आह्वान किया है। उन्होंने नागरिकों से विरोध व्यक्त करने और अपनी मांगों को आगे बढ़ाने के लिए गांधीवादी तरीकों को अपनाने की अपील की है। साथ ही संसद के सेंट्रल हॉल में सांसदों द्वारा उनके लिए आयोजित किए गए विदाई समारोह में अपने संबोधन में कोविंद ने संसद को लोकतंत्र का मंदिर बताया, जहां संसद उन लोगों की इच्छाओं को व्यक्त करते हैं जिन्होंने उन्हें चुनकर भेजा है। कोविंद ने आगे कहा कि कोविंद ने भारतीय संसदीय प्रणाली की तुलना एक बड़े परिवार से की है। उन्होंने सभी पारिवारिक मतभेदों को सुलझाने के लिए शांति, सद्भाव और संवाद की जरूरत पर जोर दिया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज जम्मू कश्मीर के 1 दिवसीय दौरे पर हैं। आपको बता दें कि राजनाथ सिंह जम्मू दौरे पर हैं। यहाँ रक्षा मंत्री जम्मू स्थित मिलिट्री कमांडर से मुलाकात करेंगे और कारगिल युद्ध के शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे।
फॉरवर्ड लोकेशन का दौरा कर ऑपरेशनल तैयारियों का जायजा भी लेंगे। उनके साथ थल सेना प्रमुख भी मौजूद रहेंगे। आपको बता दें कि इस दौरान एक कार्यक्रम में देश के लिए मर मिटने वाले 2000 शहीदों के परिवार को सम्मानित भी किया जाएगा। कारगिल विजय दिवस की पूर्व संध्या पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और आरएसएस के सरकार्यवाह दत्तात्रेय हुजफुल देश पर सर्वस्व न्यौछावर करने वाले वीर सपूतों को नमन करने के लिए आज जम्मू पहुंच रहे हैं। जम्मू में ये कार्यक्रम जम्मू कश्मीर पीपल्स फाउंडेशन ने आयोजित किया है, जिसमें जम्मू कश्मीर और लद्दाख के करीब 2000 ऐसे परिवारों को राजनाथ सिंह सम्मानित करेंगे जिन परिवारों में से किसी न किसी ने देश के लिए शहादत दी है। फोरम के अध्यक्ष रमेश चंद्र सभरवाल के मुताबिक रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कार्यक्रम में कुछ और भी मुख्य अतिथि के रूप पर वो शामिल होंगे। इसके अलावा रक्षा मंत्री जम्मू स्थित मिलिट्री कमांडर से भी मुलाकात करेंगे, ऑपरेशनल तैयारियों का भी जायजा लेंगे। आपको बता दें कि कार्यक्रम के दौरान आरएसएस के सरकार्यवाहक दत्तात्रेय हुजफुल मुख्य वक्ता रहेंगे। शहीदों के परिवारों को शॉल और स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया जाएगा। इसके लिए करीब 2000 शहीदों के परिवारों को आमंत्रित किया गया है। कार्यक्रम में देश के आंतरिक और सीमा पर चौकसी करती सेना, अर्धसैनिक बलों और जम्मू कश्मीर पुलिस समेत दूसरे सुरक्षा बलों के जवानों की कुर्बानी को याद किया जाएगा। आगे बढ़ते हुए बात करेंगे कर्नाटक की। कर्नाटक में विधानसभा चुनाव होना अभी बाकी है, लेकिन यहाँ मुख्यमंत्री पद की उम्मीदवारी को लेकर कांग्रेस में तनातनी शुरू हो गई है। ये तनातनी इतनी बढ़ गई है कि सार्वजनिक मंच से नेता एक दूसरे पर कटाक्ष करने में लगे हुए हैं। कांग्रेस के सत्ता में आने की स्थिति में वहां मुख्यमंत्री कौन होगा को लेकर पार्टी प्रदेश अध्यक्ष डीके शिव कुमार और पूर्व मुख्यमंत्री सिद्धरमैया के खेमों में खींचतानी शुरू हो गई है। उन्होंने मैसूर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस बात की इच्छा जाहिर की थी कि वो सीएम बनना चाहते हैं। इसके बाद पार्टी के अन्य नेता इस बात से खफा हो गए। साल 2023 के चुनाव के लिए कांग्रेस अभियान समिति के अध्यक्ष एमबी पाटिल ने भी शिव कुमार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। ऐसा लग रहा है कि उनको अध्यक्ष शिव कुमार पर अंकुश लगाने के लिए ही बनाया गया है। इसके अलावा वो शिव कुमार के धुर विरोधी सिद्धरमैया के करीबी भी हैं। शुक्रवार को उन्होंने ये भी कहा था कि कोई किसी का पसंदीदा नहीं है और कोई भी मुख्यमंत्री बन सकता है, वो चाहे दलित हो, पिछड़ा हो या फिर लिंगायत नेता हो। उन्होंने आगे कहा कि कांग्रेस अगर सत्ता में आती है तो सभी नेताओं से विचार विमर्श किया जाएगा। उन्होंने अपनी बात रखते हुए कहा कि हम कोई दोयम दर्जे को नागरिक नहीं हैं, हमें अपनी ताकत के दम पर सत्ता में आना है, फिर उसके बाद निर्वाचित विधायकों की राय के आधार पर हाईकमान निर्णय लेगा और वही अंतिम फैसला होगा। हम सभी की इच्छा है कि मुख्यमंत्री बने, लेकिन सभी की इच्छाएं पूरी थोड़ी ना होती हैं। पाटिल इससे पहले भी एक बार मुख्यमंत्री बनने की इच्छा जाहिर कर चुके हैं। उन्होंने एक बार पहले भी कहा था कि सिद्धरमैया के बाद वो मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं। मुझे आशा है, लेकिन मैं लालची नहीं हूँ। एमबी पाटिल के बाद कांग्रेस नेता और पूर्व मंत्री जमीर अहमद खान ने भी शिव कुमार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। जमीर अहमद भी सिद्धरमैया के करीबियों में से एक माने जाते हैं। उन्होंने कहा कि एक समुदाय के समर्थन के दम पर आप मुख्यमंत्री नहीं बन सकते हैं, आपको हर समुदाय का समर्थन होना चाहिए। उन्होंने आगे कहा कि मुस्लिम समुदाय बोकलागी समुदाय से बड़ा है और मैं मुख्यमंत्री बनने की इच्छा रखता हूं, लेकिन क्या मैं सिर्फ मुस्लिम वोटरों के दम पर मुख्यमंत्री बन जाऊंगा? इसके लिए तो मुझे सभी समुदाय को भरोसा लेना पड़ेगा। भारतीय नौसेना की ओर से अग्निवीरों के पदों पर वैकेंसी निकाली गई है। इसके तहत आवेदन करने की अंतिम तारीख 22 जुलाई रखी गई थी। फिलहाल रक्षा मंत्री ने जानकारी दी है कि भारतीय नौसेना में अग्निपथ योजना के तहत भर्ती होने के लिए 3 लाख से अधिक आवेदन प्राप्त हुए हैं। दरअसल रक्षा मंत्री ने इस बात की जानकारी दी है कि अग्निवीरों के पदों के लिए तकरीबन 3 लाख से अधिक आवेदन नौसेना को प्राप्त हुए हैं। रक्षा मंत्रालय ने शनिवार को कहा कि भारतीय नौसेना को अग्निपथ सैन्य भर्ती योजना के तहत शुक्रवार 22 जुलाई तक 3.3 लाख आवेदन मिले हैं। रक्षा मंत्रालय के एक प्रवक्ता ने जानकारी देते हुए बताया कि नौसेना में अग्निवीरों के पदों के लिए अब तक कुल
3,328 आवेदन प्राप्त हुए हैं। आपको बता दें कि भारतीय नौसेना ने 2 जुलाई को अग्निवीर योजना के तहत भर्ती प्रक्रिया शुरू की थी। इस साल 14 जून को इस योजना को लॉन्च किया गया था, जिसके बाद देश के ज्यादातर हिस्सों में लगातार विरोध प्रदर्शन देखने को मिला। फिलहाल इस योजना के तहत 17.5 से 21 वर्ष की आयु के युवाओं को 4 साल के कार्यकाल के लिए शामिल किया जाएगा। अग्निवीर योजना के तहत भर्ती हुए युवाओं में से 25% को 4 साल बाद नियमित सेवा के लिए शामिल किया जाएगा। फिलहाल भारी विरोध के बीच केंद्र सरकार ने 16 जून को इस योजना के तहत भर्ती होने के लिए इस साल की अधिकतम आयु सीमा को बढ़ाकर 21 से 23 वर्ष कर दिया था। बात करेंगे राजस्थान के बीकानेर की। राजस्थान के बीकानेर में नकली नोटों की बड़ी खेप पकड़ी गई है। बीकानेर पुलिस ने शहर के जय नारायण ब्यास कॉलोनी थाना इलाके में शनिवार रात को छापा मारकर नकली नोटों के काले कारोबार का खुलासा किया है। बताया जा रहा है कि पुलिस ने करीब 1.5 करोड़ रुपए के नकली नोट बरामद किए हैं। बीकानेर रेंज की आईजी ने खुद ये छापेमार कार्रवाई की है। देर रात तक कार्रवाई जारी रही थी। पुलिस ने अभी तक इसका खुलासा नहीं किया था। इस संबंध में कितने आरोपियों को पकड़ा गया है और कितने आरोपी कितने रुपए नोट बरामद किए गए हैं, पुलिस सूत्रों के मुताबिक नकली नोटों के खिलाफ ये कार्रवाई बीकानेर शहर की पौष कॉलोनी जेएनवीसी थाना इलाके में शनिवार रात को की गई है। बीकानेर रेंज आईजी ओम प्रकाश ने जानकारी देते हुए उनके नेतृत्व में पुलिस ने ये छापेमारी की कार्रवाई की है और छापा मारकर मौके से भारी मात्रा में नकली नोट और उन्हें छापने की मशीनें जब्त की हैं। पुलिस को मौके पर करीब 1.5 करोड़ रुपए की नकदी बरामद हुई है। पुलिस ने नकली नोट छापने की ब्लॉक मशीन और प्रिंटर भी बरामद किए हैं। पुलिस ने इस मामले में गिरोह से जुड़े कई आरोपियों को दबोचा है। आईजी ओम प्रकाश ने दावा किया है कि ये प्रदेश की अब तक की नकली नोटों को लेकर सबसे बड़ी कार्रवाई है। गौरतलब है कि राजस्थान में इससे पहले भी नकली नोटों के मामले सामने आते रहे हैं, लेकिन इतनी बड़ी मात्रा में नकली नोटों का मामला संभवतया पहली बार पकड़ा गया है। पुलिस ने बीकानेर में नकली नोटों के खिलाफ ये बड़ी कार्रवाई कर इसका काला कारोबार करने वाले गिरोह की कमर तोड़ दी है। पुलिस इस मामले में हिरासत में लिए गए आरोपियों से पूछताछ कर रही है और गिरोह के पीछे किसका हाथ है, क्या ये गिरोह केवल राजस्थान में ही सक्रिय है या फिर इसके तार अन्य राज्यों से जुड़े हुए हैं। नकली नोट बनाने वाले ये गिरोह इनकी कहां-कहां सप्लाई करते थे, इसकी पड़ताल की जा रही है। बात करते हैं कोविड अपडेट की। दुनिया में कोरोना के बढ़ते मामलों ने एक बार फिर से चिंता की लकीर खींच दी है। तो वहीं भारत में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 20,279 नए मामले सामने आए हैं। अगर 2 दिन पहले की बात करें तो 21,880 नए मामले सामने आए थे। इस हिसाब से कोरोना के नए मामलों की संख्या घटी है। हालांकि ये आंकड़े लगातार घट बढ़ रहे हैं। वहीं अगर कोरोना से लोगों की मौत की बात करें तो पिछले 24 घंटे में 36 लोगों की कोरोना के चलते मौत हो गई। यही आंकड़ा 2 दिन पहले 60 पहुंच गया था। स्वास्थ्य मंत्रालय के जारी किए गए ताजे आंकड़ों के मुताबिक इस समय भारत में कोरोना के कुल मामले 4,38,88,455 है और 4,32,10,522 मरीज रिकवर हुए हैं। सक्रिय मामले 1,52,200 हैं। इसके अलावा 18,143 मरीज डिस्चार्ज हुए हैं। पिछले 24 घंटे में 36 मरीजों की मौत हो गई है। तो कोरोना की वजह से मौत होने के बाद ये आंकड़ा 5,26,033 तक पहुंच गया है। फिलहाल के लिए खबरों में इतना ही। देखते रहिए राष्ट्रीय हिंदी न्यूज। जय हिंद। आप देख रहे हैं राष्ट्रीय हिंदी न्यूज।